नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2.2 द सुवीनियर का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं आप लोग को बता दूं। देखो जैसे ये जो आपका लेसन होता है इसके साइड में जो भी क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी के भी आंसर मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस है तो सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए हैं। तो आप एक काम करना, टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना और मिलाते जाना कि मैं आपको किस किस क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्कशॉप के जो क्वेश्चंस है इनके आंसर भी दूंगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो और टिक करते जाना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, थिंक एंड आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट टाइम पीरियड्स इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस। ओके, तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या है, द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर अबाउट 50 ईयर्स फ्रॉम टुडे। है ना, ये जो स्टोरी थी सुवेनियर्स, तो ये लोग कहाँ पे जाते हैं, मून की ट्रिप पे जाते हैं। तो अब भी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हम लोग हमारी स्कूल की ट्रिप मून पर जाए, इतना मतलब हमारे अर्थ को ही छोड़ के दूसरे ही प्लैनेट पे। अभी तो हम ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन आज से 50 साल बाद ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो 50 साल बाद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो ट्रिप के लिए कहाँ पर जाएं, मून पर जाएं। ठीक है, आगे देखो, वेयर डज साइली लिव। अब साइली कहाँ पे मतलब रहती थी, तो साइली लिव्स ऑन अर्थ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इमेजिन यू आर लैंडिंग ऑन द मून, व्हाट वुड बी योर फीलिंग्स। देखो बच्चों, आपको बस इमेजिन करना है, असलियत में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मून पे लैंड कर रहे हो, है ना। वैसे पॉसिबल होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये लोग जाते हैं, लेकिन अब हम कहाँ जा सकते हैं। ओके, वैसे इन फ्यूचर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मेरा तो पता नहीं। चलो ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि इमेजिन यू आर लैंडिंग ऑन द मून। आप इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, मून के ऊपर लैंड कर रहे हो। व्हाट वुड बी योर फीलिंग्स, तो आपकी जो फीलिंग्स है, यानी आपका अनुभव, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, आपको अंदर से कैसा लगेगा अगर आप मून के ऊपर लैंड करोगे तो इसका आंसर देख लो। I would be terribly thrilled and excited. I would look all around me so that I could see every single thing clearly. If I had a camera, I would click photographs to show my family and friends back home. I would also visit every possible place and bring back souvenirs. समझ में आया आप लोगों को। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है ना वो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है जो मैंने लिखा है। आप अपनी फीलिंग्स लिखो ना, जब आप मून के ऊपर लैंड कर रहे हैं। ठीक है, समझिए मून के ऊपर आप लैंड कर रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स उस टाइम पे क्या होंगी, तो वो आप खुद से भी लिख सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही आंसर लिखना है। ओके, अभी आपको अपने से लिखने का मन नहीं कर रहा है तो इसको देखिए और लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अभी स्टूडेंट्स देखो 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थे। ठीक है, वो रिसेप्शनिस्ट ने कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए थे। देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बोलूँगी कि आप लेसन को पढ़िए। मैंने लेसन ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो आप उसको पढ़िए और फिर बाद में ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो क्या बोला इसमें कि व्हाट वर द 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से थे, तो इसका आंसर देख लो कि द 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द चिल्ड्रन वर, ए क्या था, टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल रोमिंग अराउंड आउटसाइड द सेटलमेंट्स। है ना, सेटलमेंट्स के बाहर अगर घूम रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो अर्थ के जैसा नहीं है, इसलिए वहाँ पे केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या था कि टू बाई सोवेनियर्स एंड आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट्स। यानी कि आपको सामान कहाँ से खरीदने हैं, जो सेटलमेंट्स के अंदर शॉप से, यानी कि ऑथोराइज शॉप से, वहीं से आप लोगों को खरीदने हैं। एंड नॉट फ्रॉम द अनऑथोराइज शॉप, जो अनऑथोराइज शॉप है सेटलमेंट के बाहर, आउटसाइड द सेटलमेंट, वहाँ से कोई भी सामान परचेज नहीं करना है। ठीक है, तो ये थे 2 मेन इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ वन है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट स्काई वॉच ऑन द मून। अब देखो बच्चों, इनका फर्स्ट डे का प्रोग्राम क्या था, स्काई वॉच। ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशल क्या था, व्हाट वाज द स्पेशल थिंग। ओके, तो इसका आंसर देखो, ऑन द अर्थ द स्टार्स वर सीन रियली एंड ओनली वेरी फैंटली, बट इन द मून स्काई द स्टार्स शोन dazzling bright. The most attractive view was that of the disk of the earth. In the moon sky, the earth looked 13 times bigger than the moon in the earth sky.
It was also 70 times brighter. The earth light fell on the moon, making the view enchanting. Okay, so this is your answer. Now next question is question number 5. What does it tell you about the conditions on the earth at that time? देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो मतलब ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, ठीक है, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कंडीशंस ऑन द अर्थ एट दैट टाइम, यानी कि जिस टाइम की ये स्टोरी है, अभी ये पुरानी स्टोरी तो है नहीं, ये तो फ्यूचर की स्टोरी है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, अर्थ के बारे में क्या बताया जा रहा है, मतलब उस टाइम पे अर्थ के बारे में क्या बताया जा रहा है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। आंसर देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को आंसर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि यहाँ पे मैं आप लोग को क्या समझाना चाहती हूँ। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, इट टेल्स अस दैट पॉल्यूशन levels had become so high that it was usually foggy on the earth and stars were seen rarely and only very faintly। देखो यहाँ पे अभी आपको समझ में आया, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे हमने क्या देखा था जब लेसन पढ़ रहे थे, तो कि चांद के ऊपर से जो स्काई है वो एकदम अच्छा, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ के ऊपर से ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि फॉग्स होते हैं बहुत सारा, और मतलब बादल होते हैं, तो वो हमको दिखाई नहीं दे पाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो क्या बताया जा रहा है अर्थ के बारे में कि अर्थ ना बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, अर्थ के ऊपर पॉल्यूशन हो चुका है। जो स्टार्स है वो कभी कभी ही दिखाई पड़ते हैं, और दिखाई भी देते हैं तो कैसे धुंधला धुंधला दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी फ्यूचर की है ना, और आप सभी जानते हो कि जिस तरीके से ये पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम तक पॉल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जिन्होंने भी ये स्टोरी को लिखा है उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके लिखा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है, और जो बच्चे हैं मतलब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि बच्चों की स्कूल की ट्रिप होगी मून की, ठीक है। चलो अभी 6th क्वेश्चन क्या है, थिंक एंड आंसर। अब आपको सोचना है और आंसर देना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग नो एटमॉस्फेयर। अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला कि अगर व्हाट वुड बी द ओवरऑल इफेक्ट्स, अगर सुनो अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो इफेक्ट्स क्या होंगे, ओवरऑल इफेक्ट्स आप लोगों को बताने हैं। समझ में आया? तो देखिए इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप इसको भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर खुद से भी चाहो तो इंटरनेट पे सर्च करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट। अब स्टूडेंट्स देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप लोग को समझना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब वहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट था ना वो कैसा अलग था, कैसे अलग था। देखो जैसे हम नॉर्मली अगर सर्कस देखने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो मतलब जो स्पेक्टेटर्स यानी कि जो दर्शक होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं स्टूडेंट्स, बाहर बैठते हैं, राइट। और जो सर्कस होता है वो टेंट के अंदर होता है ना, नॉर्मली तो यही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था, वो अलग था। क्या अलग था कि जो स्पेक्टेटर्स थे यानी कि जो देखने वाले थे वो बैठते हैं टेंट के अंदर, और सर्कस कहाँ पे होता है, बाहर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा, इसके लिए तो इन्होंने ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट किया होगा ना, ठीक है। तो अभी उसका कारण क्या था, रीज़न क्या था, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट का कारण क्या था, वो मैं आप लोग को समझाती हूँ स्टूडेंट्स। एक बार पढ़ती हूँ फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। तो क्या बोला गया इसमें कि एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, द चिल्ड्रन वुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू सिट ऑन चेयर्स आउटसाइड द आर्टिफिशियली मेंटेन्ड सेटलमेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो कैसा हो जाता है, अर्थ का 1/6 है यानी कि छठा भाग है, बराबर। तो अगर बच्चों को बाहर बिठाते, ठीक है, सेटलमेंट के बाहर बिठाते बच्चों को, तो उनके लिए चेयर पे बैठना तो मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि ये लोग अर्थ से गए थे, तो अभी उनको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, उसको समझने में उनको टाइम लगता, तो वो लोग तो कुर्सी पे बैठ नहीं पाते, राइट। तो ये एक कारण था। एंड दे वुड ऑल्सो हैव टू वेयर स्पेस सूट्स, देखो, और उनको स्पेस सूट पहनना पड़ता अगर उनको बाहर बिठाया जाता, तो उनको क्या पहनना पड़ता है, स्पेस सूट। जैसे हमने स्टोरी में देखा था ना, जब वो चांद सेटलमेंट के बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे तब उन्होंने क्या पहना था, स्पेस सूट पहना था, ठीक है। तो उनको स्पेस सूट पहनना पड़ता है, ठीक है। Therefore they were made to sit inside the tent, इसके लिए वो लोग कहाँ पर बैठे थे, टेंट के अंदर वो लोग बैठे थे, ठीक है।
और सुनना यहाँ पे, द सर्कस वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड द टेंट बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून वॉज मेकिंग हाई जम्प्स एंड लॉन्ग जम्प्स वेरी इजी फॉर द जिम्नास्ट एंड थ्रिलिंग फॉर द स्पेक्टेटर्स। समझ में आया आप लोगों को? देखो सर्कस को बाहर क्यों, ये तो मैंने आप लोगों को बच्चों की बातें बताई कि क्यों उनको टेंट के अंदर बिठाया गया, लेकिन सर्कस को बाहर ही क्यों रखा गया? तो देखो सर्कस में क्या करते हैं, हाई हाई जंप करते, ठीक है, तो उनको जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उनमें जंप करने में, उसमें जंप करने में उन लोगों को आसानी होती। इसके वजह से जो ये सर्कस था वो कहाँ पे हो रहा था, टेंट के बाहर हो रहा था। ओके, समझ में आया? तो ये था इसका आंसर बच्चों। अब यहाँ पे 7.1 देखेंगे, थिंक एंड आंसर। अब आप लोग को सोचना है, आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वॉट साइली मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन शी बॉट ईयरिंग्स। देखो बच्चों, जब साइली ने ईयरिंग्स खरीदी तो क्या उसने कुछ मिस्टेक करी? तो बिल्कुल मिस्टेक तो करी थी ना, क्योंकि उसने जो ईयरिंग्स खरीदी थी वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में खरीदी थी, तो वहाँ पे उसको वो हल्की दिख रही थी, लेकिन जब उसको वो अर्थ पे लेकर के आई और उसने अपनी मम्मी को दिखाई तब वो बहुत भारी हो चुके थे। जैसे एक सिंपल सी चीज़ देखो ना, अगर कोई भी ईयरिंग समझिए 100 ग्राम की है, ओके, कितनी, 100 ग्राम की है, तो अब अर्थ, वो मून के ऊपर तो वो 100 ग्राम की है, ठीक है, लेकिन जब वो अर्थ के ऊपर आएगी तो 6 गुना वो बढ़ जाएगी, यानी कि 600 ग्राम। तो अब बताओ, आधा किलो से भी ज़्यादा, तो आधा किलो से ज़्यादा कोई इयरिंग्स पहनता है क्या? उसके कान ही पूरे फट जाएंगे, है ना। तो इसके लिए साइली ने तो मिस्टेक करी ही थी। देखो यहाँ पे लिखा है, साइली वॉज मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन शी बॉट इयरिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस हैड शी इग्नोर्ड। देखो उसने कौन से इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया था? तो इसका आंसर देखो, साइली एंड द अदर्स हैड टोल्ड टू बाय सोवेनियर्स एंड आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स which were inside the dome shaped settlements and not from the unauthorized shops outside the settlement. She ignored these instructions when she bought earrings. देखो स्टूडेंट्स, जो साइली थी, देखो पहले ही जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि आपको कुछ भी अगर खरीदना है तो जो सेटलमेंट के अंदर जो डोम शेप के जो शॉप्स है वहाँ से ही आपको खरीदना है, लेकिन फिर भी साइली ने उनकी बात नहीं मानी और सेटलमेंट के बाहर जो शॉप्स थे वहाँ से ईयरिंग खरीद ली थी, ठीक है। तो उसने क्या किया था, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर ही किया था ना। उन्होंने बोला था कि मत लेना बाहर से, लेकिन उसने बाहर से लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वाई हैड द ईयरिंग्स बिकम सो हैवी ऑन द अर्थ। अब वो अर्थ पे आने के बाद ईयरिंग इतना भारी क्यों हो गया था? तो इसका आंसर देखो, वेट इज द फोर्स exerted on body by gravity. Saili had purchased the earrings in the field of the moon's gravity, which is 1/6 that of the earth. Naturally, these earrings would be much heavier in the field of earth's gravity. है ना, अभी जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, उधर तो उसने मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में लिया था, लेकिन अर्थ पे आने के बाद वो भारी तो होना ही था ना, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों इंग्लिश वर्कशॉप। तो अभी तक मैं आप लोग को जो आंसर बता रही थी ना, वो किन किन क्वेश्चंस के थे? तो देखो इधर जो साइड में क्वेश्चंस दिए गए ना, थिंक एंड आंसर, इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को बता रही थी। देखो थिंक एंड आंसर, समझ में आया? अब मैं आप लोगों को वर्कशॉप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एक्सॉर्बिटेंटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस यानी कि स्टेप्स टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट, यानी कि सावधानी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड मतलब नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल, यानी कि जिसको कोई परमिशन ना मिला हो वो ऐसे ही शॉप खोल करके बैठे, कुछ भी परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। रिपीटेडली यानी कि रिपीट एंड रिपीट, यानी अगेन एंड अगेन। फिर इंथुसियास्टिकली यानी क्या होता है, एक्साइटेडली, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, राइट द स्मॉलर एंड रिलेटेड वर्ड्स दैट यू सी विद इन दीज वर्ड्स। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, स्मॉलर वर्ड्स, स्मॉलर और रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं जो आप इन वर्ड्स में देख पा रहे हैं उनको। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्सॉर्बिटेंटली, ठीक है। तो इसमें स्मॉल वर्ड क्या क्या बन सकता है, तो एक्सॉर्बिटेंट हो सकता है, ऑर्बिट हो सकता है ना, ऑर्बिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद बॉक्सर भी हो सकता है ना, इसमें से आप बना सकते हो ना, BOXER, इस तरीके से। फिर उसका ब्रेन हो सकता है, रिटेन हो सकता है, समझ में आया।
फिर प्रिकॉशंस, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, कॉशन, ऑक्शन, कॉज, स्प्रेन, स्टेन। अनऑथोराइज में ऑथोराइज, ऑथर, हॉर्स, देयर, राइज। रिपीटेडली में रिपीटेड, रिपीट, इटरी और डीपली, ड्रैप। उसके बाद इंथुसियास्टिकली, तो इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्ट, स्टैटिक, साइलेंटली, साइलेंट। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज द डिटेल्स गिवन इन द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन एंड प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द ट्रिप टू द मून। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, देखो आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी में डिटेल्स दिए गए हैं ना, उन्हें आपको क्या करना है, यूज़ करना है और आपको अपना इमेजिनेशन लिखना है। जैसे समझिए कि आप ना मून पे जा रहे हैं, ट्रिप पे आपको जाना है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, ओनली इमेजिन करो कि आप कहाँ पे जा रहे हो, मून पे जा रहे हो ट्रिप के लिए। तो आपको टाइम टेबल लिखना है कि आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल दिया है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लोगों को लिखना है, आप खुद से लिखो ना, आप क्या क्या करोगे, कितने बजे क्या करोगे, कितने बजे घूमोगे, कितने बजे खाना खाओगे, कितने बजे घूमने के लिए मतलब शॉपिंग करने के लिए जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लिखनी है। मैंने यहाँ पे एक सिंपली एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया है 3 डेज मून के ट्रिप का। देखो यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ठीक है। और इस तरीके से टाइम भी दिया गया है कि किस टाइम पे हम लोग मतलब स्काई वॉच करेंगे, सर्कस कब देखेंगे, फिर रिसर्च लेबोरेटरी में कब जाएंगे। तो आप मेरा वाला भी लिख सकते हो, यानी कि जो मैंने दिया आप इसको भी लिख सकते हो, या फिर खुद से लिखोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करिए, डिस्कस करिए और फिर इसको बहुत ही अच्छे से लिखिए। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हो, तो प्लीज़ ट्राई करो। चलो अभी अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे ए है, साइली वॉज ट्रैवलिंग इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्या है बच्चों, राइट है ना। साइली तो फर्स्ट टाइम ही जा रही थी ना स्पेस में। मेनी चेंजेस हैड अकर्ड ऑन द अर्थ इन द 100 ईयर्स बिफोर साइलीज ट्रिप टू द मून। तो ये भी राइट है। सी क्या है, देयर वर नो ओल्ड सिटीज लेफ्ट ऑन द अर्थ। रॉन्ग है ये, ठीक है। डी, साइलीज मदर डिड नॉट वांट हर टू गो ऑन द ट्रिप। ये भी रॉन्ग है, उसकी मम्मी ने तो उसको खुद से सामने से भेजा था। देयर वर नो ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून। ये भी रॉन्ग है, सेटलमेंट थे ना। साइली मेड अ हैस्टी परचेज, राइट है। जी क्या है, साइली डिड नॉट अंडरस्टैंड द मिस्टेक शी हैड मेड। उसको मिस्टेक अपनी समझ में आ गई थी ना लास्ट में, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, चलो अभी यहाँ पे फोर्थ वन देखना क्या है, इमेजिन यू आर साइली। अब आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, साइली हो। राइट योर डायरी फॉर एवरी डे ऑफ योर ट्रिप टू द मून एंड फॉर द डे यू गेव द इयरिंग्स टू योर मदर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सपोज करो, लेट्स इमेजिन कि आप क्या हो, साइली हो, ठीक है। अभी जो बॉयज़ है वो बोलेंगे हम तो लड़के हैं, हम साइली कैसे बने, लेकिन बस इमेजिन करना है और कुछ करना नहीं, ओनली यू हैव टू इमेजिन। समझ में आया, खाली बस सोचो दिमाग में, आप सचमुच के साइली नहीं बन रहे हो। तो क्या करना है आप लोगों को, डायरी प्रिपेयर करनी है, यानी कि डायरी में आपको अपने लिखना है कि क्या क्या आपने मून के ऊपर किया। जैसे साइली ने क्या क्या किए, डे 1 का प्रोग्राम क्या था, डे 2 का, डे 3 का, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जब वो वापस आई तो उसने अपनी मम्मी को जो ईयरिंग दिखाई, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। आप सपोज करो कि साइली हो और साइली के साथ जो जो कुछ भी हुआ वो समझिए आपके साथ हुआ, फिर आपको 4 दिनों का लिखना है। तो पहले दिन का यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देखो दूसरे दिन का है, तीसरे दिन का है और चौथे दिन का है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक आंसर दिया है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो या फिर खुद से लिखोगे तो और भी अच्छा है। खुद से आराम से बैठिए, एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए, ठीक है। उस स्टोरी को याद करिए, मैंने पढ़ाया था ना, तो उसको आप मतलब याद करो और फिर लिखने की कोशिश करो कि पहले दिन क्या हुआ था साइली के साथ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से। चलो बताती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो मैंने आंसर लिखा है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन अगर आप खुद से लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो डे 1 का देख लो, ये देखो यहाँ पे डे 1 का है। डे 2 का ये है, डे 3 का ये है, और डे 4 का ये है।
अब उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या है, देखो, डिस्कस इन द स्टोरी ह्यूमन सेटलमेंट्स आर मेंशन बट नॉट सिटीज और विलेजेस, व्हाई इज इट सो। देखो बच्चों, ये जो स्टोरी थी इसमें ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताया गया था, लेकिन सिटीज़ और विलेजेस के बारे में नहीं बताया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे क्या बोला गया है, ह्यूमन सेटलमेंट, लेकिन यहाँ पे सिटीज़ और विलेजेस का नाम नहीं लिया गया। मून के ऊपर सिटीज़ और विलेजेस के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो ऐसा क्यों, है ना? इसका रीज़न क्या है? तो इसका आंसर देखो, मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर नो सिटीज और विलेजेस ऑन द मून बट जस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड सेटलिंग ऑन द मून मेकिंग इट देयर होम। यानी क्या हुआ इसका मतलब, देखो क्या बताया गया इस स्टोरी में कि वहाँ पे जो वहाँ पे क्या है, मून के ऊपर ओनली ह्यूमन सेटलमेंट्स है, सिटीज़ और विलेजेस नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ना कि अभी ह्यूमन ने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया हो, ठीक है, अभी नई नई बस्तियाँ बन रही हैं, तो बाद में होंगी ना सिटीज़ और विलेजेस, ठीक है, गांव और शहर तो बाद में बनेंगे, अभी ह्यूमन सेटलमेंट है क्योंकि अभी अभी उन्होंने रहना क्या किया है, स्टार्ट किया है, और अपना घर बनाना उन्होंने स्टार्ट किया है। चलो 6th वन देखो, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक, द इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट बुक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अभी किसके बारे में, वो पहले आप सुन लो। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्यू ऑफ द स्काई व्हेन यू आर ऑन द मून, फिर चंद्रयान मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को इंटरनेट से और अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। समझ में आया बच्चों? क्या करना है, ओनली आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना, आपको लिखना उखना कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर चंद्रयान मिशन ऑफ इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग को ओनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना। तो ये आप लोग स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, है कि नहीं? मेरे से भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो, मतलब मैं जितना बता रही हूँ इससे भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, है ना, इंटरनेट तो सबके पास अवेलेबल है। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ये इंटरनेट की हेल्प से ही देख रहे हो, राइट? तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, चंद्रयान मिशन ऑफ इंडिया इसके बारे में सर्च करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ लिखना उखना नहीं है। चलो अभी 7th वन देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यू वॉन्ट टू स्टार्ट ह्यूमन सेटलमेंट समवेयर एल्स अदर देन द अर्थ इन द यूनिवर्स। देखो आप क्या चाहते हो, आप ना ह्यूमन सेटलमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो समवेयर एल्स अदर देन द अर्थ, मतलब क्या, अर्थ को छोड़ करके दूसरे जगह पे, दूसरे किसी प्लैनेट पे आप क्या करना चाहते हो, सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो। विल यू सेलेक्ट अ स्टार और अ प्लैनेट, आप क्या करोगे, स्टार को सेलेक्ट करोगे या फिर किसी प्लैनेट को सेलेक्ट करोगे, एंड वाई, उसका कारण क्या है, क्यों आप किसी, समझिए आप बोले कि प्लैनेट को सिलेक्ट करना है तो क्यों करना है, और अगर समझिए आपने बोला स्टार को करना है तो वो भी स्टार को भी क्यों करना है। व्हाट फीचर्स सपोर्टिंग लाइफ विल यू लुक फॉर, आप कौन कौन से फीचर्स उसमें देखोगे, है ना? आप तो सबसे पहले क्या देखोगे कि वहाँ पे पानी रहनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना कोई भी ह्यूमन बींग जिंदा रह ही नहीं सकता, राइट? हवा देखोगे क्योंकि हमको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, अगर हवा ना मिले तो हम तो मर जाएंगे ना, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट कैसे होगा, ह्यूमन तो जाएगा वहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे। ट्राई टू फाइंड द आंसर सच क्वेश्चन एंड मेक अ प्रेजेंटेशन यूजिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड योर इमेजिनेशन। अब देखो बच्चों, इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है? क्वेश्चन मतलब आपको सोचना है कि किस प्लैनेट पे आप लोग ह्यूमन सेटलमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना है। तो प्रेजेंटेशन तो बनाया जाता है कंप्यूटर में, राइट? तो अभी से आप लोगों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोग को आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आप लोग को खुद से करना है, समझ गए ना? ये आप लोग खुद से करना, ओके? चलो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 8th वन, लैंग्वेज स्टडी। तो इसमें क्या बोला गया है कि मेक अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। आपको क्या करना है बच्चों, जो कलेक्टिव नाउन्स है ना, उनका कलेक्शन, यानी कि उनको लिखना है, ओके? तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखे हुए हैं। अभी एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, ये कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कोई ग्रुप में होता है ना, ग्रुप में जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्टूडेंट की क्लास, तो क्लास एक जैसा ग्रुप जैसा लग रहा है ना, क्लास में कोई अकेला बच्चा तो होगा नहीं, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे, ठीक है? तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन्स। वैसे आपने नाउन में पढ़ा होगा, तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ हर्ड ऑफ कैटल, बंच ऑफ ग्रैप्स, अ हिप ऑफ स्टोन्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बंच ऑफ कीज,
अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ओके, फिर लास्ट वन, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कलेक्टिव नाउन्स लिख सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपको और भी अगर कोई और कलेक्टिव नाउन्स याद आ रहे हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं, समझे। तो इस तरह से आपका ये जो लेसन है द सुवेनियर्स, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को दे दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।